हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे चैप्टर डी ब्लॉक में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डी ब्लॉक की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया था। आज हम वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं और स्टार्ट करें अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो देखो, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में या फिर किसी भी डी ब्लॉक कैटायन के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हमेशा क्या शो करेगा? कलर। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूँ Zn2+, तो Zn2+ आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, वो होता है 3d10 4s2। तो Zn2+ में क्या बन जाएगा? 3d10, और उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए Zn2+ जब भी होगा सोल्यूशन में तो वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। कैसा होगा? कलरलेस होगा। लेकिन वही मैं आपसे बोलूँ Cu2+, तो आप देखो Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d9। अब अगर आप 3d9 को देखें तो 3d9 में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैसा होगा? कलर्ड। उसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू। तो आपको कलर वैसे रटने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई डी ब्लॉक कैटायन कलर शो कर रहा है, वो इसी वजह से शो करेगा क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड इन द सॉलिड फॉर्म और सॉल्यूशन फॉर्म। The color of the compounds of transition metals may be attributed to the presence of incomplete n-1 d subshells. Correct? So the color is observed due to excitation of electron from lower energy d orbitals to higher energy d orbitals. तो ये चीज़ आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी सीखी है कि जब स्प्लिटिंग हो जाती है कॉम्प्लेक्स बनते टाइम, तो d ऑर्बिटल्स इस तरह से एनर्जी में ऊपर नीचे स्प्लिट हो जाते हैं। तो अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस तरह से ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशन। तो मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक कंपाउंड्स कलर्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर डी ट्रांजिशन होता है। और ध्यान रखना, डी ट्रांजिशन सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का डी ट्रांजिशन नहीं होता है। आई बात समझ में? चलिए, तो एक और छोटी सी प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, कलर्स हैं Cr+2 Co+3 Cu+2 ब्लू होता है, Na+2 Fe+2 ग्रीन होता है, Mn2+ Co2+ क्या होता है? पिंक होता है। तो वो कलर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि कलर्स किसकी वजह से होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, तो इस पर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्योंकि डी ब्लॉक मेटल्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है और उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए वो हमेशा क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। से दो रीजन है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई जेड इफेक्टिव। एंड सेकंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो इनके पास खाली डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं और ये क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सब कुछ आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर हम कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो उनमें से बहुत सारे, मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। ये देखो, आपने हेबर्स प्रोसेस का नाम सुना है, जहाँ पर आप N2 गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाते हो और क्या बनाते हो? NH3 गैस। सही है। यहां पर आप आयरन एंड मोलिब्डेनम को एज कैटलिस्ट यूज करते हो। ये देखें, निकल इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ध्यान नाम याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये सब आपको चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं, अलग अलग जगह पर मैंने सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया, जरूर ध्यान रखना। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? TiCl4 + Al(C2H5) ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, इसे हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं, जो ईथीन को डायरेक्टली पॉलीथीन के अंदर कन्वर्ट करता है। V2O5 आप यूज़ करते हो H2SO4 बनाने का जो अपना प्रोसेस होता है, जिसे आप लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हो। सो इन द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो जो SO2 होता है आप उसका फर्दर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट और आपके पास क्या बनती है? SO3 गैस। नेक्स्ट देखें, MnO2 इज यूज टू कैटलाइज द डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 सोल्यूशन। तो H2O2 सेल्फ डीकम्पोज होती है, उसको MnO2 क्या करता है? कैटलाइज करता है। अब देखो, ऐसा क्यों होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज ड्यू टू देयर tendency to form reaction intermediates with
सुटेबल रिएक्टेंट्स। तो ये जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके कंपाउंड्स होते हैं वो रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जो फर्दर प्रोडक्ट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट अगर इजी होगा तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना, ये इसका रीज़न है, ये आपसे पूछ सकता है कि ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म reaction intermediates with suitable reactants. These intermediates give reaction paths of lower activation energy when used in gaseous reactions. तो एक तो आ गया ये, ठीक है, सॉलिड के लिए। जब आप गैसियस रिएक्शन में उनको यूज करते हो तो ये क्या करते हैं, गैसेस को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेते हैं और उनको एक सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखें, व्हेन यूज्ड इन गैसियस रिएक्शंस दीज मेटल्स एड्सॉर्ब रिएक्टेंट गैसेस ऑन देयर सरफेस एंड प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन टू अकर। तो आप जरूर ध्यान रखना, ये रीजन है कि क्यों ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, आप इसे जरूर ध्यान रखना। ऐसे ही देखें, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में आप NH3 का ऑक्सीडेशन करवाते हो और NH3 के ऑक्सीडेशन से आपको मिलती है 4NO + H2। तो ये आपका ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है और यहाँ पर आप PT या फिर RH प्लेटिनम या फिर रोडियम को यूज करते हो एज कैटलिस्ट। तो कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, ये एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो आप सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं, तो देखिए जैसे क्रोमियम कार्बाइड है, ये एक इंटरस्टिशियल कार्बाइड है, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है दिस इज CR4C3। तो CR4C3 कैसे बनता है कि जब क्रोमियम का लैटिस बनता है, तो क्रोमियम के लैटिस में क्या होता है, बहुत सारे क्रोमियम एटम्स इस तरह से आपस में, है ना, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। स्पेस तो वैसे आप मान लो मैंने इसको जूम किया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके पास छोटे साइज के एटम लाइक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, छोटे साइज के एटम्स, वो क्या होता है, इनके बीच की जो जगह होती है इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। तो वो इस इंटरस्टिशियल साइट पे जाकर क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। ये कार्बन एटम्स यहाँ पहुँच कर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उन्हें हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो आप इस पर ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल साइज्ड एटम्स लाइक HCN आर ट्रैप्ड इन वेकेंट स्पेसेस और इंटरस्टिशियल साइट्स इन द लैटिस ऑफ द मेटल। बस आप सिंपली पूछ सकता है कि व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, गिव सम एग्जांपल्स। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, टाइटेनियम कार्बाइड हो गया, Fe3C सीमेंटाइट हो गया, क्रोमियम कार्बाइड हो गया, है ना, हाइड्रोजन का। देखो ये, इन्हें हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। तो मोस्टली इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स ही होते हैं। तो इनके ऊपर आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है मैंने, देखे यहाँ पर, सो द कंपाउंड्स आर यूजुअली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, आर नाइदर आयनिक और कोवैलेंट। दो तीन छोटी छोटी प्रॉपर्टी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की, आपको पता होनी चाहिए। क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। ये जब फॉर्म होते हैं जब स्मॉल साइज एटम्स क्या होते हैं, लैटिस के खाली जगह में जाकर बैठ जाते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। चलिए, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एक बार आप पढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हार्डनेस इनकी बहुत हाई होती है, कुछ कुछ तो डायमंड के लेवल तक पहुँच जाते हैं, इनर्ट होते हैं और ये मेटालिक कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके ऊपर आप जरूर फोकस करें। जो भी आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं, कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी, अलॉय। तो देखो अलॉयज तो आप जानते ही हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो अलॉय क्या होता है, दो मेटल्स का मिक्सचर बोल लो या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर भी आप इसे बोल सकते हो। अलॉय में बेसिकली एक मेटल होना जरूरी है, दूसरा एलिमेंट मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, आप जरूर ध्यान रखना। सो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच अ मेटल और नॉन मेटल इज, यू कैन से डिसॉल्व्ड, है ना, और इज प्रेजेंट इन अ बेस मेटल। आप ये ध्यान रखना, अलॉय फॉर्मेशन की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वही मेटल्स अलॉय फॉर्म कर सकते हैं इनका साइज सिमिलर हो। अगर साइज में गैप ज़्यादा है तो फिर अलॉय फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ये आपको बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखना है, कंडीशन फॉर अलॉय फॉर्मेशन। तो ध्यान दें, अलॉयज आर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस इन विच
वन मेटल और नॉन मेटल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अदर मेटल। तो एक बेस मेटल होगी और उसके अंदर कोई दूसरी मेटल या फिर नॉन मेटल आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। alloys are formed by the atoms with metallic radius within 15% of each other। अगर मेटालिक रेडियस में इससे ज्यादा गैप है तो फिर अलॉय फॉर्म नहीं होगी। बिकॉज ऑफ द सिमिलर रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म अलॉयज। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट आंसर में कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलॉयज। तो सिंपल सा रीजन है, ट्रांजिशन मेटल्स अलॉयज क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि उनकी साइज जो होती है वो क्या होती है, सिमिलर साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स अलॉय फॉर्म करते हैं। और ये कुछ उनके एग्जांपल्स हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ब्रास कॉपर जिंक अलॉय है, ब्रॉन्ज कॉपर टिन अलॉय है, जर्मन सिल्वर, आप देखो उसका नाम जर्मन सिल्वर लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। तो कॉपर जिंक और निकल का अलॉय है, ये इनके यूजेस हैं, यूटेंसिल्स बनाने के काम में आता है, कॉइल्स यूटेंसिल्स बनाने के काम में आता है। इस तरह गन मेटल, इसमें आपके पास क्या होता है, कॉपर टिन जिंक और लेड साथ में और आ जाता है। तो यहाँ देखें ये चार आपको मेन अलॉयज हैं जो ध्यान रखनी है। स्टील आप पढ़ते आए हो, स्टील बेसिकली आयरन और कार्बन का अलॉय है, उसी के अंदर अगर हम निकल और क्रोमियम ऐड कर दें तो आपके पास क्या मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील। तो ये 5 टोटल अलॉयज हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, गन मेटल और स्टेनलेस। होती बहुत सारी हैं बट आप इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, बाई चांस आपसे पूछ ले तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी कंपाउंड्स के ऊपर। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी इंपॉर्टेंट और डी ब्लॉक मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। अब हम मूव करें इनके कंपाउंड्स की तरफ। तो 2 कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और एक है आपका KMnO4। तो इनकी रिएक्शंस हैं कुछ एक जो आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की मैं अगर आपसे बात करूं, सबसे पहले आपको इसके प्रिपरेशन पे फोकस करना है। तो लैंग्वेज और बैलेंस रिएक्शंस तो आप अभी देखोगे ही, बट पहले आपको एक इसका एल्गोरिदम पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम क्रोमाइट ओर। सबसे पहले किससे बनाते हैं, क्रोमाइट ओर को लेते हैं। तो क्रोमाइट ओर क्या है, यहाँ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फॉर्मूले याद रखने में। तो क्रोमाइट ओर एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है FeO एंड Cr2O3 का। चाहो तो देखो आप इसका फॉर्मूला FeCr2O4 भी लिख सकते हो। तो इस क्रोमाइट ओर को हम डाइजेस्ट करते हैं विद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो जैसे हम इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ डाइजेस्ट करते हैं, आपको Na2CrO4 का एक येलो सोल्यूशन मिलता है, इसे हम बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट। फिर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KCl के साथ। तो यहाँ से आपको पहले मिलता है K2CrO4, ठीक है। और फिर या आप ऐसा कर लो, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। चलो फिर आप क्या करते हो, इसका एसिडिफिकेशन करते हो। तो एसिडिफिकेशन करने पर आपको ऑरेंज कलर का सोल्यूशन मिलता है Na2Cr2O7 का, और इसकी रिएक्शन अगर आप KCl से करवा दो तो आपको ऑरेंज कलर का K2Cr2O7 मिलता है। तो ये आपका ओवरऑल फ्लो चार्ट है। अब आप बहुत ध्यान से देखें कैसे कैसे यहाँ पे प्रोसेस होता है। सो फर्स्ट, क्रोमाइट ओर इज रोस्टेड विद सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्रोमाइट ओर लेते हो, उसे Na2CO3 के साथ रोस्ट करते हो, मतलब एयर के प्रेजेंस में हीट करते हो, तो आपको सबसे पहले Na2CrO4 मिलता है प्लस Fe2O3 प्लस CO2। हो सकता है आपसे बैलेंस रिएक्शंस पूछ ले, कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड्स के अंदर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आप क्रोमाइट ओर को कन्वर्ट करते हो पहले Na2CrO4 में। फिर ये जो आपके पास येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट मिला इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ सोल्यूशन फ्रॉम विच ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। अब आप यहाँ पर क्या करते हो, देखो इसका एसिडिफिकेशन करवाओगे तो आपको Na2Cr2O7 मिल जाएगा। फिर इस Na2Cr2O7 रिएक्शन आप KCl से करवाओगे तो आपको ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ K2Cr2O7 मिलते हैं। तो आप इस फ्लो चार्ट पे फोकस करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्रोमाइट ओर से आपको पहले क्या मिलता है, Na2CrO4, जो आप उसे Na2CO3 से रिएक्ट करवाते हो। फिर Na2CrO4 के एसिडिफिकेशन से आपको क्या मिलता है, ऑरेंज कलर का Na2Cr2O7, और फिर उसकी रिएक्शन अगर आप KCl से करवा दो तो आपको मिलता है K2Cr2O7। समझ गए। तो ये आपके पास ओवरऑल प्रोसेस है क्या बनाने का, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का। तो एक चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, प्रिपरेशन किससे होता है, क्रोमाइट ओर से। तो फ्लो चार्ट बनाएं, इस फ्लो चार्ट को 2-3 बार खुद से बनाकर देखें, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। ये एक मैजिक की तरह होता है, मैजिक की तरह, है ना। और इससे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। मैं बताता हूँ कौन सी ट्रिक होती है, बट मैं आपको पहले बताऊँ। ये जो आपके पास होता है CrO4 2-, ये येलो कलर का होता है और इसे हम बोलते हैं क्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं? क्रोमेट आयन। और जो दूसरा आपने देखा Cr2O7 2-, ये होता है ऑरेंज कलर, इसे हम लोग बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। आप इन दोनों के स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। ये होता है Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-। क्रोमियम यहां पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर आप दो क्रोमेट आयन को जोड़ दो तो डाइक्रोमेट बन जाएगा। तो देखें आप, ये दो ऑक्सीजन तो एज इट इज रखते हो, ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसको फ्री करके जोड़ देते हो दूसरे क्रोमेट से। देखिए 3 and 3 6 and 1 7, ये आपका हो गया डाइक्रोमेट आयन। अब ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बॉय। बॉय का मतलब क्या है? B स्टैंड्स फॉर बेसिक, O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज एंड Y स्टैंड्स फॉर येलो। तो बेसिक मीडियम में ऑरेंज येलो में कन्वर्ट होता है। मतलब अगर आप मीडियम बेसिक कर दो OH-, तो ये आपका ऑरेंज कलर का जो डाइक्रोमेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो कलर के क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप मीडियम को एसिडिक कर दो तो जो येलो कलर का क्रोमेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दें। क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ मैंने आपके लिए लिख दिया है और यहाँ से आप देखें ये कन्वर्जन है। तो अगर आप बॉय ट्रिक याद रखें तो ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बॉय बेसिक मीडियम में ऑरेंज टू येलो जाएगा और एसिडिक मीडियम में ये येलो टू कहाँ आ जाएगा? ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको मैं आपके लिए ठीक से अरेंज कर देता हूं ताकि आप इसे देख पाएं आराम से। चलिए, तो सिखा मैंने आपको दिया है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिख लेना, है ना। वो जगह का थोड़ा स्पेस यूटिलाइजेशन थोड़ा वीक हो गया इसमें, बट आप ऐसे दोबारा लिख लो चाहो तो। ये OH- और ये क्या होगा? H+। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी आप ज़रूर फोकस करें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसकी ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। एक तो इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है और एक इसका ये इफेक्ट ऑफ हीटिंग। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है प्रोडक्ट्स व्हेन K2Cr2 इज हीटेड। तो जब आप K2Cr2O7 को हीट करते हो तो ध्यान रखना, इसको हीट करने पर आपको K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2 मिलता है। ठीक है, तो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है। आपको K2CrO4 मिलेगा प्लस Cr2O3 मिलेगा और प्लस साथ में क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। थोड़ा वर्क आपको करना पड़ेगा इन रिएक्शंस को याद करने पर। ये आपका एक ग्रीन सॉलिड होता है। ठीक है, सो 2K2Cr27 गिव्स 2K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2। चलिए नेक्स्ट, ये रिएक्शन वैसे आपके किसी काम की नहीं है, बट एक बार देख के छोड़ दो कि अगर K2Cr2 की रिएक्शन आप H2O2 से करवाओ तो आपको एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CrO5। ये जो कंपाउंड है CrO5, ये CrO5 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है बटरफ्लाई टाइप की। तो ये आपकी जीके के लिए है, इसको हम ब्लू बटरफ्लाई भी बोलते हैं, है ना। तो आप इसे ब्लू बटरफ्लाई से याद रख सकते हो। अगर आप K2Cr2 की रिएक्शन H2O2 से करवाओगे एसिडिक मीडियम में तो आपके पास CrO5 बनता है जिसका कलर डीप ब्लू होता है और इसे हम एक ब्लू बटरफ्लाई बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए Na2Cr2 इज मोर सॉल्युबल देन K2Cr27, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एसिडिक मीडियम में K2Cr27 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एसिडिक मीडियम में ये खुद कन्वर्ट होता है Cr3+ में। यहाँ पे क्रोमियम +6 स्टेट में है। तो एसिडिक मीडियम में जब भी आप डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाओगे किसी रिड्यूसिंग एजेंट से तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी कुछ कॉमन रिएक्शंस होती हैं जो आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन I- से करवाओ तो ये उसे I2 में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इसकी रिएक्शन ऑक्जेलेट से करवाओगे तो ये उसको CO2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है,
और अगर आप इसकी रिएक्शन Fe2+ से करवाओगे तो ये उसको Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा। तो आप बस ये 3 रिएक्शंस पे फोकस करें। बाई चांस आपसे पूछ ले, अभी आप एक और कंपाउंड देखोगे KMnO4, K2Cr27 और KMnO4 दोनों सेम रिएक्शन शो करते हैं। जो रिएक्शन ये शो करेगा सेम वही रिएक्शन कौन शो करता है, KMnO4 भी शो करता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखें चीज़ों को, इट ऑक्सीडाइजेस, देखो I- को I2 में, Fe2+ को किस में कन्वर्ट करता है, Fe3+ में, ऑक्जेलेट को कन्वर्ट करता है CO2। तो 3 तो आप याद रखें, बाकी आपकी इच्छा है ना। H2S को सल्फर में कन्वर्ट करेगा, NO2- को NO3- में, SO2 को SO4 में, बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं। तो देखिए 5 रिएक्शंस टोटल मैंने इंक्लूड की हैं, इनमें से भी 1, 2 और 4 ये 3 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आपका कंपाउंड, पहला कंपाउंड K2Cr27। इसका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी हीटिंग इंपॉर्टेंट है और एक इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में ये +3 में कन्वर्ट होता है, Cr+6 से +3 में जाता है। नेक्स्ट इसका एक और ये कंपाउंड्स है, तो ये आपके काम की रिएक्शंस नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हैं, लेट देम गो, है ना। इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन रिएक्शंस के ऊपर फोकस करें। चलिए फिर बढ़ते देखिए अपने अगले कंपाउंड की तरफ। इसका नाम है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या है और वो कैसे काम करता है, ठीक। तो जैसे आपने क्रोमाइट ओर से K2Cr27 बनाया, वैसे हम पायरोलुसाइट ओर होती है, इसे हम जानते हैं, नेम ऑफ जगह देख लो एक बार में, हाँ ठीक है, इतने में हो जाएगा मेरा। तो ये है MnO2, ठीक है। तो ये है पायरोलुसाइट। तो पायरोलुसाइट ओर है, इसको आप फ्यूज करते हो विद KOH एंड O2। तो KOH और O2 के साथ, है ना, इस चीज़ को हम फ्यूजन मिक्सचर भी बोलते हैं। आप चाहो तो KNO3 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी रिएक्शन से क्या होता है, आपके पास पहले मिलता है K2MnO4 जो कि ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनाता है। इसे हम बोलते हैं मैंगनेट आयन। यहाँ पे 2 तरह के आयन होते हैं, मैं मिलवाऊंगा आपको। फिर इसका हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। यहाँ Mn+6 स्टेट में है, ऑक्सीडेशन से ये कन्वर्ट होता है KMnO4+7 जो कि होता है पर्पल कलर का, और इसे हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस तरह से ये इसके प्रिपरेशन का तरीका है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग पायरोलुसाइट ओर either with KOH or K2CO3 in presence of oxygen or any other oxidizing agent such as KNO3. The fused mass turns green with the formation of potassium manganate. तो देखो आप MnO2 को फ्यूज करते हो विद KOH plus O2 और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, K2MnO4 में। उसको फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट करेंगे KMnO4 के अंदर। तो ये देखें आप, द डार्क ग्रीन K2MnO4 देन डिस्प्रपोर्शनेट्स इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम टू फॉर्म परमैंगनेट, ऐसा भी होता है। या फिर आप, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट आयन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, इस MnO4 आयन का, तो इसे हम बोलते हैं मैंगनेट आयन। क्या बोलते हैं, मैंगनेट, जो कि कलर में होता है ग्रीन। तो जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवाओगे, है ना, तो लैंग्वेज में आप लिख सकते हो इसको, मेनली आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो 2MnO2 + KOH + O2 आपको K2MnO4 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। फिर उस K2MnO4 का आप क्या करवाओगे, यहाँ पर सिंपल रिएक्शन लिखना, K2MnO4 या फिर MnO4 इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन आप करवा रहे हो और ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO4- में। तो ये आपका परमैंगनेट आयन होता है, जो कि कैसा होता है, पर्पल कलर। समझ पा रहे हैं, चलिए। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट की बात, ठीक है। अब जैसे आपने K2Cr27 की प्रॉपर्टी पढ़ी, वैसे इसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे। तो ये पर्पल कलर के डार्क क्रिस्टल्स बनाता है, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है। दूसरा, अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है दोनों की ही, KMnO4 की हीटिंग और K2Cr27 की हीटिंग। तो आपने भी देखा था कि अगर आप K2Cr27 को हीट करो तो दिमाग पर जोर डालो, आपको K2CrO4 मिलता है प्लस Cr2O3 मिलता है प्लस O2 मिलता है। अगर आप KMnO4 को हीट करो तो आपको K2MnO4 मिलेगा प्लस MnO2 और प्लस साथ में आपको क्या मिलेगी, समझ पा रहे हैं। तो ये आप जरूर ध्यान दें, ये रिएक्शन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है या फिर बैलेंस्ड रिएक्शन पूछ सकता है। तो देखें प्रॉपर्टीज,
It forms dark purple crystals which are isostructural with KClO4. Effect of heating, जैसे मैंने आपको बताया K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस साथ में क्या मिलेगा O2। ये मैंने आपको बताया मैंगनेट पर मैंगनेट आयन टेट्राहेड्रल, मतलब ये मैंगनेट आयन है MnO4 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो ये तो है मैंगनेट आयन जो कि ग्रीन कलर का होता है। और परमैंगनेट में 1 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो याद रखना न्यूट्रल ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है और नेगेटिवली चार्ज हमेशा सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Mn+6 स्टेट में है इसलिए पैरामैग्नेटिक है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर Mn+7 स्टेट में है, इसके पास एक में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए नेचर में कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। तो रटने की जरूरत नहीं है, अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक है और नहीं होता है तो वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। चलिए, जैसे K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वैसे ही KMnO4 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, तीनों ही मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो देखो मैं आपको बताऊं एक चीज़, वैसे पूछ भी सकता है आपसे, MnO4 माइनस जो है अगर आप इसे एसिडिक मीडियम में यूज़ कर रहे हो तो देखो Mn यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जब भी ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा हमेशा +2 में कन्वर्ट होगा। अगर आप बात कर रहे हैं बेसिक मीडियम की या न्यूट्रल मीडियम की, तो न्यूट्रल मीडियम में ये MnO2 में कन्वर्ट होता है, जहां पर Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और अगर मीडियम हाईली बेसिक है यानी अल्कलाइन मीडियम है, तो अल्कलाइन मीडियम में ये कन्वर्ट होता है MnO4 2 माइनस में। तो इस तरह से 3 अलग अलग मीडियम्स में ये 3 अलग अलग तरह से कन्वर्ट होता है। एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाएगा, न्यूट्रल मीडियम में Mn+4 में जाएगा और अल्कलाइन मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, Mn यहाँ पर +6 स्टेट में। ऑल्दो ये आपके इतना काम में आएगा नहीं, आपको मेनली एसिडिक मीडियम की रिएक्शन याद रखनी है और एक रिएक्शन बेसिक मीडियम की जो काम में आ जाती है। तो आप देखें, जैसे K2Cr2O7 Fe+2 को +3 में भेज रहा था, ये भी Fe+2 को +3 में कन्वर्ट करता है, फेरस टू फेरिक। I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सिलेट C2O4 2 को CO2 में कन्वर्ट। 3 रिएक्शंस तो सेम है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये देखें Fe+2 को Fe+3 में, I- को I2 में, है ना, सल्फर को H2S को सल्फर में, SO2 को SO4 2- में। अगर आपके पास ऑक्सिलेट है C2O4 2- तो ये उसको CO2 में कन्वर्ट कर देगा। तो बहुत रेयर चांसेस हैं आपसे पूछे, ठीक है, क्योंकि ये ना रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग होती है, जो आप 11th क्लास के अंदर पढ़ते हो, शायद आप भूल गए होंगे इसलिए, बट अभी आपको ये छोटी सी रखनी है कि Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है, I- को किसमें कन्वर्ट करता है, I2 में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह कुछ और रिएक्शन में ये रिएक्शन आप जरूर याद रखें, दिस इज आस्केबल, पूछेबल, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप एसिडिक मीडियम में I- लोगे तो उसे I2 में कन्वर्ट करेगा, लेकिन अगर आप न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन लोगे तो इसको डायरेक्टली IO3- आयोडेट में कन्वर्ट करता है। ये आयोडेट आयन है और ये आयोडाइड आयन है। तो बस ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, बाकी इसकी और एज सच कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो। तो बस यही आपका चैप्टर डी ब्लॉक और उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थ्योरी, आप इसके ऊपर फोकस करें और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, जिनसे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपसे इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपका चैप्टर कंप्लीट है। ये जो 2 कंपाउंड है इनकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है।